तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हमेशा के लिए एक पहेली बनी। ब्रिटेन की राजकुमारी डायना, गुरुदत्त और दिव्या भारती, इनकी मौत को लेकर अभी भी कई थ्योरीज चलती हैं। इन सब ने बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसा ही एक नाम और भी है। बचपन में इनके खूब किस्से हम सुनते थे, आपने भी सुने होंगे शायद। कहा जाता था कि ये शख्स किसी फौलाद से कम नहीं था। 5 फीट 8 इंच की लंबाई थी और महज 64 किलो का वजन, मगर ताकत ऐसी कि 1 इंच दूर से मुक्का मारकर अच्छे खासे आदमी को धराशायी कर दे। ताकत और फुर्ती से हर कोई हैरान था इसकी। आज भी ये एक रहस्य है कि इतनी ताकत आई कहां से। उसकी जिंदगी का हर सेकंड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा था। करियर उफान पर था, उसके जिक्र से दुनिया थकती नहीं थी। तभी एक दिन वो ऐसा सोया कि फिर कभी नहीं उठा। खबर आई कि बस 32 साल की उम्र में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये एक ऐसी मौत थी जिसने उसे हमेशा के लिए अमरता भी दी और साथ छोड़ दिए कई सवाल जिनका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना वाला कार्यक्रम तारीख में आज बात दुनिया के सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और फिल्म अभिनेता ब्रूस ली की। जानेंगे कैसे हुई थी ब्रूस ली की मौत और क्यों लोग ली का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की बताई वजह पर भी विश्वास नहीं करते। साथ ही जानेंगे उन सभी अलग अलग दावों के बारे में भी जो उनकी मौत को लेकर किए गए। ब्रूस ली की मौत के बारे में जानने से पहले थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। नवंबर 1940 की बात है। हांगकांग में रहने वाले ओपेरा आर्टिस्ट ली हुई चुएन अपनी पत्नी के साथ सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन पहुंचे। उन्हें एक इंटरनेशनल ओपेरा टूर के चलते अपनी कला दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पेश करनी थी। उसी दौरान उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ब्रूस ली। अमेरिका में पैदा हुआ तो ब्रूस ली को हांगकांग के साथ साथ अमेरिका की भी नागरिकता मिली। जब ये ली 4 महीने का हुआ तो उसके माँ बाप अमेरिका से वापस हांगकांग चले आए। पिता एक बड़े ओपेरा स्टार थे, इसलिए ली को भी बचपन से ही सिनेमा में काम करने का मौका मिला। वो बच्चे के किरदार में ही कई फिल्मों में दिखे। 9 साल की उम्र में ही ली ने अपने पिता के साथ द किड नाम की एक फिल्म में काम किया था। वो 18 की उम्र तक 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। इन सब के साथ उन्होंने मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली, लेकिन वो एक ढर्रे पे कभी चले नहीं। मार्शल आर्ट में भी एक अलग कला विकसित की, खुद की अपनी। इसे उन्होंने नाम दिया जन फैन गंग फू, यानी वो किसी परंपरागत कुंफू स्कूल को फॉलो नहीं करते थे। ब्रूस ने कुंफू की जगह विंग चुन को अपनी आर्ट का आधार बनाया। साल 1949 में उन्होंने जो मार्शल आर्ट का स्कूल खोला उसमें वो अपना इजाद किया हुआ कुंफू ही सिखाते भी थे। अपनी खुद की नई तकनीकों के दम पर ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स के एक बेहद मुश्किल मैच में सीफू वांग जैकमैन को हरा दिया था। सीफू कुंफू के उन मास्टर्स को कहा जाता है जिनके लिए आमतौर पर यह माना जाता है कि वो कभी हार ही नहीं सकते। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये लोग मार्शल आर्ट के और कुंफू के विशेषज्ञ जैसे थे। ब्रूस ली जब इस तरह की फाइट्स जीतने लगे तो उनके नाम का शोर मचा। कुछ ही महीनों बाद फिल्मों से भी ऑफर आया। ली ने तांग शान दा जियोंग नाम की फिल्म में काम किया। फिल्म सक्सेसफुल रही। इसके बाद ली ने बैक टू बैक कई सक्सेसफुल फिल्म्स दी। इनमें फिस्ट्स ऑफ फ्यूरी, द बिग बॉस जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इस सक्सेस के बाद ली ने कॉनकॉर्ड नाम से अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला। 1973 में ब्रूस ली अपने करियर के चरम पर थे फिल्म वाले। अब पूरी दुनिया उन्हें फिल्म स्टार की तरह जानने भी लगी थी। हांगकांग और चीन में तो हाल ये था कि उनकी फिल्म आती तो भीड़ के चलते सिनेमा घरों के दरवाजे टूट जाते थे, इतना रश होता था। सिनेमा हॉल में लोग पैरों पर खड़े होकर भी पूरी फिल्म देख डालते थे। इस दौरान 20 जुलाई 1973 की बात है। ब्रूस ली हांगकांग में शाम को 4 बजे अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमंड चो से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात उनकी एक्ट्रेस दोस्त बेटी तिंग पेई के घर पे होनी थी। मुलाकात हुई और तकरीबन 2 घंटे डिस्कशन चला। फिर रेमंड चो अपने घर चले गए। ब्रूस ली वहीं रुके थे और बार बार अपना सिर पकड़ रहे थे। बेटी तिंग ने जब ये देखा तो ली से पूछा कि क्या बात है, क्या सिर में दर्द हो रहा है। ब्रूस ली ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया था। तब बेटी तिंग ने उन्हें दर्द के लिए इक्वेजेसिक नाम की एक टैबलेट दी। ये दवाई एस्प्रिन और मेप्रोबामेट नाम की 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन थी। दवाई खाकर ब्रूस ली बेटी के ही बेडरूम में जाकर आराम करने लगे। रात को करीब 8 बजे बेटी तिंग ब्रूस ली को डिनर के लिए उठाने पहुंची, लेकिन काफ़ी कहने और हिलाने के बाद भी ब्रूस नहीं उठे। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया। उनके हाथ पैर फूल गए, घबराए गए कोई भी ऐसी कंडीशन में। उन्होंने तुरंत रेमंड चो को फ़ोन करके बुलाया। चो डॉक्टर को साथ लेकर पहुंचे और डॉक्टर ने 10 मिनट तक ली को होश में लाने की कोशिश की,
कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर उन्हें क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 32 साल के ब्रूस ली को मृत घोषित कर दिया। माना जाता है कि ब्रूस ली की मौत का असली सच कभी बाहर नहीं आया, हालांकि इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे। पहला दावा यह है कि ली की मौत ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी। दावा किया गया कि उन्होंने गांजा ज्यादा मात्रा में लिया था, जो मौत की वजह बन गया। इस दावे के पीछे की वजह बना ब्रूस ली का पोस्टमार्टम करने वाले एक फोरेंसिक एक्सपर्ट डोनाल्ड टियर का बयान। टियर ने कहा था कि ब्रूस ली के पेट में उन्हें थोड़ा गांजा भी मिला, हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि ये मौत की वजह नहीं है। इसके कुछ साल बाद ब्रूस ली के कुछ लेटर्स सामने आए, जिनमें उन्होंने लिखा था कि ज्यादा काम की वजह से कभी कभी वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। इस खुलासे के बाद ड्रग्स से मौत वाले दावे को और हवा मिली। ब्रूस ली की जीवनी अ लाइफ लिखी है लेखक मैथ्यू पॉली ने। पॉली ने बताया कि ब्रूस ली की मृत्यु का बड़ा कारण हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। किताब में आगे वो लिखते हैं, शूटिंग के दौरान ब्रूस ली को पसीना बहुत आता था, जो स्क्रीन पर अच्छा नहीं दिखता था। उन्होंने पसीने से बचने के लिए शरीर में पसीना बनाने वाली ग्रंथियां निकलवा भी दी थी। इससे उन्हें पसीना तो नहीं आता था, लेकिन जाहिर है कि इससे उनके शरीर की गर्मी को खत्म करने की क्षमता सामान्य से कम हो गई होगी। लेखक मैथ्यू पॉली आगे लिखते हैं, 10 मई को ब्रूस ली एक फिल्म की डबिंग के दौरान बेहोश हो गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां एयर कंडीशनर ने काम करना बंद कर दिया था। एसी में से आवाज आ रही थी, जिससे डबिंग में डिस्टर्बेंस हो रहा था। तब ली को ज्यादा गर्मी के चलते कमजोरी महसूस हुई, उल्टी आई और वो बेहोश हो गए। ये सभी लक्षण हीट स्ट्रोक के थे। पॉली का मानना है कि ब्रूस ली की जब मौत हुई तो उन्हें दोबारा ऐसा ही महसूस हुआ होगा, उन्हें ज्यादा गर्मी लगी होगी और इससे उन्हें सिरदर्द हुआ होगा, जो फिर मौत का कारण बन गया। एक दावा यह भी हुआ कि नाराज कुंग-फू मास्टर्स ने उन्हें मरवाया। हमने आपको शुरुआत में बताया ही कि ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स में एक बेहद मुश्किल मैच खेला था और उसमें सीफू की पदवी रखने वाले वॉन्ग जैकमैन को हराया भी था, जो कि कुंग-फू के एक मास्टर थे। बताया जाता है कि मैच एक शर्त पर हुआ था। शर्त ये कि अगर वांग जैकमैन ने ब्रूस ली को हरा दिया तो फिर ली को यह वादा करना होगा कि वो विदेशी युवाओं को चीनी कुंग-फू नहीं सिखाएंगे। लेकिन मैच में जैकमैन हार गए और इसके बाद ब्रूस ली ने गैर चीनी लोगों को पहले की तरह कुंग-फू सिखाना जारी रखा। इससे कुंग-फू मास्टर्स नाराज हुए। ऐसे में जब ब्रूस ली की मौत की बात उड़ी तो यह अफवाह भी आई कि कुंग-फू मास्टर्स ने ब्रूस ली की हत्या करवा दी। आपको बता दें कि यह अफवाह यूं ही नहीं उड़ी थी। दरअसल उस समय मार्शल आर्ट पत्रिका ब्लैक बेल्ट ने ब्रूस ली की मौत पर एक लेख छापा था। इसमें दावा किया गया था कि ली की मौत मार्शल आर्ट्स की एक किलर तकनीक डिम मैक्स से हुई है। इस तकनीक में किसी व्यक्ति के शरीर के प्रेशर पॉइंट्स पर बस 2 उंगलियों से हल्का अटैक किया जाता है और कुछ देर बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब ये बात पत्रिका में छप गई तो अफवाह उड़ गई कि कुंग-फू मास्टर्स ने ही ब्रूस ली को मरवाया होगा। एक और दावा था कि एक्ट्रेस बेटी तिंग पेई और प्रोड्यूसर रेमंड चो ने मिलकर मरवाया ब्रूस ली को, वही क्योंकि सबसे आसपास थे। होता भी ऐसा कि जब किसी व्यक्ति की संदिग्ध मौत होती है तो आमतौर पर शक उन लोगों पर पहले जाता है जो मौत के समय साथ थे। इस मामले में भी ऐसा हुआ। पहला शक एक्ट्रेस बेटी तिंग पेई पे आया। उन दिनों बेटी और ली की नज़दीकियों के चलते कहा जाता था कि दोनों का अफेयर है। जब ब्रूस ली की मौत हुई तो थ्योरी ये भी चली कि वो अपनी वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए बेटी तिंग से नाता तोड़ना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर कई बार दोनों को झगड़ा भी हुआ था और दावा किया गया कि इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर तिंग ने ली को जहर दे दिया। इसी तरह प्रोड्यूसर रेमंड चो पर भी उंगलियां उठी। कहा गया कि ली और चो बिजनेस पार्टनर्स थे। दोनों ने मिलकर कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी। इस कंपनी ने कई हिट फिल्में भी दी थी। कहा गया कि ब्रूस ली के हॉलीवुड फिल्मों को लेकर अमेरिका जाने के बाद चो ने कंपनी पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था। ब्रूस ली की वे ऑफ ड्रैगन, एंटर द ड्रैगन और गेम ऑफ डेथ जैसी कई अच्छी फिल्मों के अधिकार भी उन्हीं के पास थे। ऐसे में ली की मौत से सबसे ज्यादा फायदा चो को ही होता, इसलिए उन्होंने ली की हत्या करवा दी दावा। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने रेमंड चो और एक्ट्रेस बेटी तिंग पेई से काफ़ी पूछताछ की थी और जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिली थी, यानी इन लोगों पर लगे आरोप सिर्फ कोरी अफवाह निकले। एक और थ्योरी है, ब्रूस ली की मौत के 50 साल बाद 2022 में कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने ली की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। क्लिनिकल किडनी जर्नल ने इन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को प्रकाशित भी किया। बताया गया कि ब्रूस की मौत ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना था कि जब शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकल पाता, तब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन बनती है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि उनकी किडनी भी अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में फेल रही, जिससे उनके खून में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो गई और उनकी मौत हो गई।
अब आते हैं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ब्रूस ली की मौत की क्या वजह बताई थी उस पर, और इस बात पे भी कि उसे नकारा क्यों जाता है। अफवाहों से इतर ब्रूस ली की मौत की आधिकारिक वजह दर्दनाक है। उनके शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया था कि ली को कई महीनों से सिरदर्द की शिकायत थी। उनकी जांच हुई तो पता चला कि वो सेरेब्रल इडीमा से पीड़ित थे। सेरेब्रल इडीमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग में सूजन आ जाती है और इसके चलते पीड़ित को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। उससे अचानक बेहोश हो जाने की समस्या भी होती है। ब्रूस ली को ये बात पता थी और इस बीमारी के चलते कुछ रोज पहले वो अपने फिल्म के सेट पर बेहोश भी हुए थे। ब्रूस ली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत से कुछ घंटे पहले उन्हें सिरदर्द दूर करने के लिए एक्वेजेसिक टैबलेट दी गई थी। इस टैबलेट में एस्प्रिन और मेप्रोबामेट का कॉम्बिनेशन था। ली को सेरेब्रल इडीमा बीमारी के चलते जो कि उनको थी, एस्प्रिन और मेप्रोबामेट ने रिएक्शन कर दिया जिससे ली के दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया और मार्शल आर्ट का ये लीजेंड नींद में ही सांस रुकने से चल बसा। ब्रूस ली का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के इस निष्कर्ष पर भी सवाल उठे। बाद में रिसर्च हुई और कहा गया कि एस्प्रिन और मेप्रोबामेट दिमागी सूजन का कारण नहीं हो सकते। फिर यह भी पता लगा कि ब्रूस ली ने पहले भी कई बार एक्वेजेसिक टैबलेट ली थी, तब उन्हें दिमागी सूजन की कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी इस फिल्म स्टार की मौत कैसे हुई, इसकी कोई ठोस वजह डॉक्टर्स भी नहीं बता पाए और इसलिए ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य है। आज के लिए इतना ही। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जतिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।